So we knew that coefficient of self-induction L is related to the EMF produced in the induced EMF and hence induced current produced in the coil by the relation E is equal to minus L di by dt, where L was coefficient of self-induction of a coil of the inductor. So from there L is equal to E by di by dt हो जाएगा. E stands for EMF, it has been in volts. Di by dt ampere per second. Volt second per ampere is also called as Henry. So Henry is the SI unit for self-induction of a coil, self-inductance of a coil, we must say. Okay. So now we'll write down the definition for 1 Henry. What do you mean by 1 Henry? Self-inductance of a coil is said to be, self-inductance of a coil is said to be 1 Henry. 1 Henry. Now look at the formula. 1 Henry. What? 1 volt 1 second upon 1 ampere. है ना? वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाते हैं, करंट प्रोड्यूस होता है और किस रेट पर. ठीक है. तो 1 हेनरी व्हेन ए करंट चेंज एट ए रेट ऑफ, व्हेन ए करंट चेंज, करंट उसमें से जब चेंज होता तभी तो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था. व्हेन ए करंट चेंज एट ए रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड, 1 एम्पियर पर सेकंड through a coil induces an EMF of 1 volt in the coil. ठीक है. Induces an EMF of 1 volt in the coil. मतलब क्या? मेरा coil है, इसमें से induces an EMF of 1 volt through the coil या in the coil. बोलने का मतलब इसमें से जो करंट जा रहा है वो अगर 1 एम्पियर पर सेकंड के रफ्तार से चेंज हुआ और उस कॉइल में अगर 1 वोल्ट का ईएमएफ मेरे को मिल रहा है तो तब मेरा उस कॉइल का इंडक्टेंस क्या कहलाएगा? 1 हेनरी कहलाएगा. समझ में आएगा? तो एक लॉन्ग सोलेनॉइड है मेरे पास जिसकी लेंथ है L और उसका रेडियस जो है सर्कल का वो R है. तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड हम लोग डिराइव कर चुके हैं. ठीक है. तो उसकी वैल्यू B, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, लिख लेना. चालू करते हैं डेरिवेशन. फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड, B इज इक्वल टू हमको पता है म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई एल. ठीक है. इसको हम लोग डिराइव किए थे किसके फॉर्म में? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के फॉर्म में. तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल, ऐसे करके मेरा इसका फॉर्मूला है. अब प्लस इसके बाद हमको एक और फॉर्मूला याद करना है, फ्लक्स. फ्लक्स दैट इज फ्लक्स एसोसिएटेड with each turn of the solenoid. ये तो हम लोग कंसेप्ट के हिसाब से समझेंगे. कंसेप्ट के हिसाब से बोलने का मतलब क्या है? फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू कितना होता है? B मल्टीप्लाइड बाई एरिया. एरिया किसका? एक कॉइल का. उसको A ही रहने दो. अभी B की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए. ये तो समझ आया. A इज व्हाट? एरिया ऑफ 1 टर्न. एक टर्न कॉइल का एक एरिया. तो ऐसे करके n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे. ठीक है. तो हमारा क्या जाना चाहिए? देयरफॉर फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कंप्लीट solenoid, flux associated with complete solenoid.
मेरे सॉल्यूट में सपोज कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो फाई टोटल फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए इंटू एन। अब ये समझ आया, इंटू ए इंटू एन, है ना, एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, सपोज एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो भाई मेरा फॉर्मूला क्या रहा है, अब यहाँ पर एन 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 स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो फाइव इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल। मेरे को क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस। फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, ऑल्सो फाइव इज इक्वल टू एल आई होता है। फाइव इज इक्वल टू एल आई हम लोग पढ़ चुके हैं, फाइव की जगह एल आई डाल दो, आई आई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, therefore li is equals to mu naught n square I by a upon l। और मेरा फाइनल फॉर्मूला l बताना है मेरे को, mu naught n square a by l। ये मेरा क्या आ रहा है, फाइनल फॉर्मूला आ रहा है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सॉलिनॉइड करके। अच्छा, ये तो हुआ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर सपोज क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम पता है हमको, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी को म्यू आर बोलते हैं। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, उस मीडियम की परमेबिलिटी होती है म्यू, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी म्यू नॉट, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। जैसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते थे ना, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, वैसे ही डेंसिटी ऑफ द मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे करके आता है। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। यहाँ पर आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, जो कि ये फॉर्मूला है, और म्यू नॉट तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। उसको यहाँ पर अगर हम डालते हैं, अभी ये किसके लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए, इफ द मीडियम इज फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर है, अगर मेरा मीडियम किसी और मीडियम से होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना, इफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज म्यू, म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इनटू म्यू आर। ये फॉर्मूला यहाँ डाल के एक और फॉर्मूला बन जाएगा, L इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर n स्क्वायर a by l। This is also one formula which you need to remember. Okay, now the next topic which we will be dealing is grouping of inductors. Grouping का मतलब combination, ठीक है। So in a AC circuit basically there are three types of components: resistance here, what we have studied till now earlier; inductors means a solenoid, simple, a single solenoid is called as an inductor with its own coefficient of self inductance, that is L, okay, capital L, and other type of electrical component is a capacitor. Now grouping of inductors means how these inductors are combined if they are having different inductance L1, L2 and etc. If they are combined in series and when they are combined in parallel, what would be their effective inductance, that we need to understand, okay? So let us see a series combination of inductors, okay, if these are having respectively inductance L1, L2 and L3, and they are provided with some we can say potential or something, okay, a source which is providing current through it, and the current flowing through this is I. In a series combination, we know that the current through all the inductors remains the same, but the EMF divides. We can say the potential goes on dropping. V different होता है, मतलब क्या, E different होता है. So in a series combination, the current remains the same, but the potential divides. Okay, so we can say total EMF provided by the cell or the battery or the source is equals to sum of individual EMF. Sum of individual EMF यही बोल सकते हैं हम लोग, प्लस
etc up to n. Over here we are taking suppose n number of inductors. Okay, n number of inductors. Next, acha, this small e we will denoted by capital E. No? So this is our symbol for EMF. That is E1, E2, and E3. So E is equals to, in place of E, we can write down minus L di by dt. ये लिख सकते हैं हम. If L is the total inductance in series, so let us denote it by LS. Okay, total inductance in series LS. That becomes, in place of E1, we can write down L1, that is inductance of the first inductor, multiplied by current through it, that is I only, because इसमें से भी current I जा रहा है, upon dt, plus L2 into di by dt, plus etc up to Ln into di by dt. तो भाई करंट जब सब में से सेम है तो सब में से di by dt कैंसिल आउट हो करके we get Ls is equals to L1 plus L2 plus etc up to Ln. ठीक है, इस सब में से भी माइनस कॉमन आते जाएगा. ठीक है, सो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडक्टेंस क्या आएगा, L1 plus L2, सम ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टर्स. ये चीज समझ में आना चाहिए. ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन. अब देखते हैं पैरेलल में. सपोज n number of inductors एक्सेप्ट. हाँ भैया समझो, पैरेलल में लगाते हैं तो इंडक्टर्स L1, L2, L3 एक्सेट्रा अप टू Ln पैरेलल में लगाएं. याद रखने वाली चीज क्या है कि पैरेलल में पोटेंशियल कॉमन रहता है, मतलब E कॉमन है. EMF क्या डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होता है इंडिविजुअल सिस्टम से. ठीक है, तो जब करंट डिवाइड होता है तो टोटल करंट इन द सर्किट अगर I है इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस ऐसे करते जाओ यहां तक कि IN है ना. ओके, ये चीज समझ में है. इसके बाद ऑल्सो करके बी नो डाल देना. हमको पता है कलेक्टिवली, इंडिविजुअली पता हो नहीं हो पता नहीं है. ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है बोलते हैं. तो यहाँ से देखो डी आई बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, E बाई एल लिख सकता हूँ, माइनस E बाई एल. ठीक है, तो इसी कारण से मैं क्या करूँगा, अब क्या करता हूँ, ये जो है इसको इक्वेशन 1 देके बोलता हूँ कि इक्वेशन 1 को ना मैं t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करता हूँ. ऐसे करना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 WRTT विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना. तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ मिटाता हूँ है ना. तो कितना हो जाएगा, di by dt is equals to di1 by dt plus di2 by dt plus etc up to din by dt है ना. अब di by dt की जगह पर मैं E by L लिख सकता हूँ. EMF सब में से कॉमन है तो E by L. अब ये पैरेलल है तो LP बोल देता हूँ. LP is equals to di1 by dt की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, E by L1 है कि नहीं. ये देखो, इसको कंपेयर करके देखो, प्लस E by L2 प्लस एक्सेट्रा E by Ln. ये सब में से हट गया, समझ में गया. देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के जैसे ही है ये भी, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं. आगे भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. सीरीज वाला है 1 प्लस L2 प्लस L3 और पैरेलल में. अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन. ना म्यूचुअल इंडक्शन, सी सेल्फ इंडक्शन वाज द प्रोसीजर ऑफ, और वी कैन से फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इन a same coil because of the we can say momentary change in current flowing through the inductor or the coil. वो कॉइल के अंदर अगर मेरा चेंज मोमेंटरीली, करंट की वैल्यू मोमेंटरीली चेंज हो रही है तो उस टाइम पर थोड़ा सा सेल्फ इंडक्शन उसके अंदर होता है, जिसके अंदर सेम कॉइल में प्रोड्यूस होता है करंट. बट अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एक कॉइल में करंट चेंज करने के कारण दूसरे कॉइल में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे
So then that will be called as mutual induction. Mutual means transfer. Okay, there is a transfer of current that we can say. तो म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर देखो एक कॉइल है, प्राइमरी कॉइल को P से डिनोट किया, उसमें जो भी है n नंबर ऑफ टर्न्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके अंदर मैंने अप्लाइड करंट लगाया I, और उसमें जब हम P स्विच ऑन कर रहे हैं उस टाइम पर क्या हो रहा है, मोमेंटरी इंक्रीज इन करंट हो रहा है, और जब ऑफ कर रहे होंगे तो मोमेंटरी डिक्रीज हो रहा होगा। करंट चेंज हुआ तो ये क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके S वाले से एसोसिएटेड होगी बिकॉज़ इट इज केप्ट जस्ट बिसाइड इट। So what will happen? The magnetic field associated with the secondary coil will also change. That magnetic field change induces an induced EMF in it. किसी भी कॉइल के एरिया से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा भाई, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का कांसेप्ट लेंज लॉ के हिसाब से हमको याद है, कैसा होगा, हमेशा इट विल अपोज इट्स कॉज। तो यहाँ पर अगर देखो करंट इस सर्किट के अंदर हम देखें तो ऐसा जा रहा है, तो उस सर्किट में कैसा आएगा, अपोजिट आएगा। और वी कैन से इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, in the secondary it would be induced counterclockwise, anti-clockwise. Okay, this is what you need to understand. So what have we done? By the change of amount of current in primary coil, we have induced a current in the secondary coil. ये चीज समझ में है? Okay, so this is known as coefficient of this is known as mutual induction. Same concept देखो, suppose phi is the amount of flux associated with the secondary coil and I is the amount of current flowing in the primary coil. ठीक है, amount of current flowing in the primary coil. तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, phi proportional to I लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। Now over here जब हमारा proportionality symbol हटता है, तो here the constant which is introduced is called M, which is called as coefficient of mutual induction. Coefficient of mutual induction. Okay, सेम चीज यहाँ पर रखना है। ऑल्सो V, जैसे हम लोग सेल्फ इंडक्शन में किए थे, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, सेम वैल्यू यहाँ पर डाल दो, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई, E इज इक्वल टू माइनस एम di by dt। ये भी फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, माइनस एम डी आई बाई डी टी, वेयर एम इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, फाई इज इक्वल टू एम आई। तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए पूरा प्रोसीजर सेम है, यहाँ पर नया कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस होता है एम। इसकी भी यूनिट देखते हैं, एसआई यूनिट क्या होगा, पुट करो, देखो यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू e बाई di बाई dt, di बाई dt इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड, दिस बिकम्स वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, दैट वाज ओनली कॉल्ड एज व्हाट, हेनरी। This was only called as what, Henry. So SI unit for coefficient of mutual induction is also what, Henry। ठीक है, तो दोनों कोफिशिएंट्स का SI यूनिट हेनरी ही। अब यहाँ देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सॉलिनॉइड, दो सॉलिनॉइड है, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, एक का छोटा है। बड़ा वाला क्रॉस सेक्शन एरिया वाला कॉइल हमने यहाँ पर ब्लैक से डिनोट किया H2, उसमें से करंट हमने दिया है और टाइम वेरिंग करंट है। टाइम वेरिंग करंट मतलब उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, तभी तो कम ज्यादा होगी, तभी तो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा और फिर फ्लक्स चेंज होगा। तो H2 कॉइल में से करंट जा रहा है I2, उसके कोएक्सियली उसके अंदर में दूसरा कॉइल रखा हुआ है S1, जिसकी कॉमन लेंथ दोनों के साथ कितनी है L। ओके, तो S1 के कारण ड्यू टू द टाइम वेरिंग करंट I2 व्हिच इज फ्लोइंग टू H2, S1 में क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, S1 में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। अब वो इंड्यूस्ड करंट कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण कैरी फॉरवर्ड होगा वो हमको देखना है, ठीक है। तो पहले हमारा स्टेटमेंट आएगा, राइट डाउन द स्टेटमेंट, फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल S1, फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल S1,
फाई वन इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है m इंटू आई, यही था। अब वो करंट किस में से फ्लो, किसके करंट फ्लो हो रहा है देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 1 ड्यू टू 2, इसको M12 लिखूंगा मैं, ठीक है। और कौन कॉज कर रहा है ये वाले फ्लक्स को, करंट I1 कॉज कर रहा है, ठीक है, सॉरी I2 कॉज कर रहा है ना, करंट I2 हमने S2 में से फ्लो किया, तो फ्लक्स phi1 S1 से एसोसिएटेड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका M12 बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2 एंड करंट कौन कॉज कर रहा है I2, तो 1 2 का थोड़ा यहाँ पर डिफरेंशिएशन मतलब क्या बोलते हैं कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। तो क्यों लिखा मैंने M12 और I2, क्लियर है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद, देखो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद कॉइल 2 मतलब H2, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद कॉइल H2, B2 इज इक्वल टू फार्मूला क्या था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I, ये फार्मूला याद है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू एट नियरेस्ट और लॉन्ग साइड, B इज इक्वल B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N। अब N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन 2 एंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2, ठीक है, तो म्यू नॉट N2 I2 लिख सकते हैं हम लोग, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2। H2 के करंट मैग्नेटिक फील्ड कितना, भाई करंट इसमें से फ्लो रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो लिखते हैं, ठीक है। ऑल्सो अब phi1 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल क्या होता है, B into A होता है, ठीक है, तो B मल्टीप्लाइड बाय A, और ये तो एक कॉइल के लिए हुआ, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, सपोज कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है तो BAN। अब मैग्नेटिक फील्ड किसका, इसका, ठीक है, सेकंड का, एरिया किसका, फर्स्ट कॉइल का, और नंबर ऑफ टर्न्स भी किसका, फर्स्ट कॉइल का, तो क्या इतना हो जाएगा भैया, वो B2A1N1 आ जाएगा, ये चीज समझ आएगा, B2A1N1 की वैल्यू B2 मेरे पास है, यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, तो phi1 इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n है, स्मॉल N2 I2 मल्टीप्लाइड बाय A1 N, ये चीज समझ आया, A1 N1 कैपिटल N1। अब देखो कैपिटल N1 को मैं स्मॉल n के टर्म्स में लिख सकता हूँ, और A का भी फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, तो भैया phi1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू N2 इनटू स्मॉल I कैपिटल I2, A की जगह क्या लिख सकता हूँ, पाई r1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉइल है छोटा वाला, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल कैपिटल N क्या होता है, सिंस, ये सिंस वाले फॉर्मूला, सिंस स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ होता है, ठीक है, L मेरा क्या L है, तो कैपिटल N की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, स्मॉल n इनटू L लिख सकता हूँ, ठीक बताओ, स्मॉल n1 इनटू L, कैपिटल N1 की जगह स्मॉल n1 इनटू L लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो है इसको कंबाइन करके हम इक्वेशन बनाएंगे, phi1 इज इक्वल टू, कंबाइन करो, म्यू नॉट n1 n2 दोनों आ गया भाई, n1 n2, फिर क्या बच रहा है I2 R1 का स्क्वायर इनटू L, ये चीज समझ आया, ये एक इक्वेशन ले लो, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लूं, क्या हुआ, एक मिनट, पाई है यहाँ पर है ना, म्यू नॉट n1 n2, यहाँ पर पाई ले लो और L भी बचा हुआ, ठीक है, ये चीज समझ आया। Okay, so from here, putting this value in this equation, we get the value of M12, that is mutual inductance of coil 1 with respect to 2, मतलब 2 में जितना करंट टाइम वेरिंग करंट हो रहा है उसके कारण 1 में क्या करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। So putting that value over here, इसको 1 बोलते हो तो 5 sorry since करके लिखना, since phi1 is equals to M12 into I2, तो M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ही निकालना था मेरे को, M12 is equals to कितना हो जाएगा, phi1 by I2, phi1 की वैल्यू कितनी है, ये म्यू नॉट N1 N2 I2 R1 का स्क्वायर और पाई इनटू L, द होल अपॉन क्या आएगा भाई, I2 ही आएगा, तो
तो बच जो रहा है वो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बचेगा? M12 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2, I2 हट गया, R1 का स्क्वायर पाई L, ये चीज समझ आया? पाई L। अब देखो पाई R स्क्वायर है, R क्या है? जिस कॉइल में मेरे को इंडक्शन देखना है उसका रेडियस है, और पाई है। तो देखो इसको ना, अब ये तो मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, एक ये फॉर्मूला आ गया, ओके, दिस इज माय फॉर्मूला। अब कभी कभार क्या बोलते हैं, सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, ठीक है, तो मेरा कैसा हो जाएगा देखो, इफ स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L एंड a इज इक्वल टू पाई r का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला कैसा होता है? M12 इज इक्वल टू, जो चीज हम लोग यहाँ पर ओपन किए थे वही चीज को वापस हम कर रहे हैं। तो म्यू नॉट इनटू एन, स्मॉल n की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल N अपॉन L, और स्मॉल n2 की जगह कैपिटल N2 अपॉन L, और फिर क्या हो जाएगा भाई, ये पाई r स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा? कैपिटल A1 कैपिटल A और L हो जाएगा, ठीक है, देखिए। तो ये कितना बच जाएगा? सीधा L, L में से एक L कटेगा और L बच जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा भाई? म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की as you can see from the formula there is N1 N2 A upon L. The area A over here is the common area of area between the two coils. So therefore M12 will also be equals to M21. The mutual inductance between two coils does not changes with respect to either side. That is M12 is equals to M21 होगा भी, ठीक है, with the same formula.